स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने विधायिका के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका यूनिट 6 का, आप जानते हैं कि यूनिट 6 जो है आपकी, उसमें आपके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने कंप्लीट करा दिया है और सेकंड वाले पॉइंट में, जिसमें आपकी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में है, उसमें आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख? राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, तथा वास्तविक प्रमुख कौन होता है या वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो देखिएगा, प्रधानमंत्री के पास होती है और उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसमें ही होती है। मतलब नाम के लिए तो जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो आपका कौन होता है? वो आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन एक्चुअल में, वास्तव में जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक, कहाँ से? अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, ये देखिए भारत सरकार, इसमें हमने कल विधायिका के बारे में पढ़ लिया था और विधायिका की हमने राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के बारे में ही पढ़ लिया था। आज हम कार्यपालिका के इस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फिलहाल राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है। और न्यायपालिका में कौन कौन होता है? तो न्यायपालिका में न्याय करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सब आपके न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रमुख तत्वों के बारे में या तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा तथ्य है वो है भारत का राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन है किसमें? अनुच्छेद नंबर 52 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। कौन से अनुच्छेद में? 58 में। तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, एलिजिबिलिटी रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, यानी कि लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ या राज्य के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो यदि वो किसी पद पे होता है तो वह लाभ का पद माना जाएगा। आगे देखिए, निर्वाचन। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऐसा किसमें वर्णित है? ये आपका अनुच्छेद नंबर 54 में वर्णित है। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा पेज मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है, लेकिन ये सही से इसकी प्रिंटिंग नहीं आ पाई है, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिएगा। इसके बाद जितने भी पेजेस आएंगे उन सब की प्रिंटिंग आपको सही आएगी, तो देखिए, और वो आपको रीडेबल भी अच्छे से होंगे। तो देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया है, या कहना चाहिए कि शामिल किया गया है। किस किस के? देखिए, दिल्ली के और पुडुचेरी के, ये भी आपके दोनों ही निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जेके यानी कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। आगे देखिए, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय, कौन सा, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, 55 के अनुसार। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि जो भी कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ पर होगा? तो देखिए, राष्ट्रपति का पद है, कोई छोटा मोटा पद नहीं है, तो इसलिए इसका जो निपटारा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। यदि कोई भी विवाद है उसके निर्वाचन से संबंधित, तो उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, पदावधि, है ना, पदावधि का मतलब यह है कि कितने समय तक रहता है राष्ट्रपति अपने पद पर। तो देखिए, अनुच्छेद 56 के अनुसार, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक यानी कि जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए चुन के, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यानी कि उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना है, या जब भी वो पद त्यागेगा, तो वो किसको संबोधित करते हुए अपना कहना चाहिए रेजिग्नेशन देगा? तो उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही सर्वोपरि है, ठीक है। और इनकी एब्सेंस में, यानी राष्ट्रपति की एब्सेंस में उपराष्ट्रपति ही इनका कार्यभार देखते हैं। आगे देखिएगा, शपथ। शपथ, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 60 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम यानी सीनियर जो जज होंगे, उनके द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कौन शपथ दिलाता है? या तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, है ना, आजकल कौन है? संजीव खन्ना जी। या फिर अगर वो नहीं है, मान लीजिए CJI नहीं है, तो उनकी जगह पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम यानी सबसे सीनियर जो आपके जज होंगे, वही राष्ट्रपति जी को क्या दिलाएंगे? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वेतन, वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। कितना होता है? महाभियोग, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जाता है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। महाभियोग लगाने का जो आपका ये महाभियोग है जो लगाया जाता है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था संसद के आपके 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका राज्यसभा, एक आपका होता है लोकसभा। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, और जो आपका लोकसभा है इसे हम क्या कहते हैं? निचला सदन कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर यानी 1/4 के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए, और ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले क्या दी जाती है? रिटन में जो है इन्फॉर्म किया जाता है। आगे देखिएगा, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे देखिए, तो महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है,
तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोबारा भरना आवश्यक होता है। अब विशेष देखिए क्या है, यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो मैंने आपको भी ऊपर बताया था कौन देखेगा कार्यभार, फिर किसके ऊपर आएगा, उपराष्ट्रपति जी के ऊपर। उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है बाई चांस, तो कौन होगा फिर भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, तो वो संभालेंगे। और यदि इनका पद भी रिक्त हो तो फिर क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के जो सीनियर जज होंगे उनके द्वारा ही इनका जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा, है ना। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो फिर कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखेगा, जो हमारे CJI हैं, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, यदि वो भी नहीं है तो फिर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सबसे सीनियर जज होंगे वो देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं और उनका क्या कार्यकाल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपके 26 जनवरी 1950 से, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1950 से, यानी जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, है ना, जिस दिन हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस दिन से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और इन्होंने 13 मई 1962 तक अपना कार्यकाल को पूरा किया। यानी ये 2 बार जो है आपके लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल था ये आपका 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। फिर आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका आप देख सकते हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। अगले हैं आपके VV गिरी, इनका 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फिर आपके फ़रुखुद्दीन अली अहमद, कौन से, फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका आपका 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1973 तक, ठीक है। और देखिए नीलम संजीव रेड्डी, ये आपके 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे पहले तो आपके ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और आपके यदि पूछा जाता है सबसे पहले अगर यदि कोई मुस्लिम आपके राष्ट्रपति बने तो वो कौन थे, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यदि ये पूछा जाता है कि निर्विरोध रूप से किसको चुना गया, तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध रूप से चुने गए थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और यही पहले आपके दलित वर्ग से चुने हुए राष्ट्रपति भी थे। आगे देखिएगा ज्ञानी जैल सिंह, देखिए अब इनके बारे में खास बात क्या है, ये आपके पहले ऐसे थे जिन्होंने जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, वीटो पावर का। देखिएगा ज्ञानी जैल सिंह, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटो पावर क्या है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। फिर हैं आपके R वेंकटरमन, इनका भी 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा जी, इनका 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक। फिर हैं आपके KR नारायणन, ये हैं आपके 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। फिर हैं आपके APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो इनका क्या है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। फिर हैं आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके बारे में खास बात क्या है कि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इनका क्रम क्या है 12वां, ठीक है। तो देखिए 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। उसके बाद आपके प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, ये जो है आपके 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और आप जानते ही हैं इनको मरणोपरांत क्या दिया गया था, इनको भारत रत्न दिया गया था अभी हाल ही में। और देखिए इनका जो क्रम है 13वां है। आपको ये जो है 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको सब पता होने चाहिए, क्रम लगाने से भी आ सकता है, क्रम से लगाने को, ठीक है। और देखिए ये आपके भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी जी। उसके बाद आपके आते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी, इनका जो क्रम है वो कौन सा है, देखिए इनका क्रम 14वां है श्री रामनाथ कोविंद जी का। और इनका भी कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 था। और उसके बाद ये किस कमेटी के आपके अध्यक्ष रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है तो आपको पता ही होगा,
एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो आपकी ये समिति या कमेटी बोल सकते हैं, उसके ये अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। ठीक है, आगे देखिएगा 15वें नंबर पे वर्तमान में हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और देखिए ये जनजाति उसे चुनी गई हैं वर्ग से, है ना। तो देखिएगा ये इनके बारे में खास बात हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। और ये सेकंड है ना, पहली कौन थी महिला हमारी कहना चाहिए आपकी प्रेसिडेंट, ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल। ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और सेकंड आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अब तक चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक वीवी गिरी 3 मई, ये देखिए 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, और वीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन से रहे हैं? तो देखिए वीवी गिरी जी और आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला और आपके वीडी जत्ती। ठीक है, ये तीनों ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। आप उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन मतलब इस टाइम पीरियड में जो उन्होंने मेंशन किया है उसमें ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति भी थे और दूसरी बार लगातार उन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और आप मुझे बताइए ये कौन कौन सी आपकी जो समितियाँ थी उसके ये अध्यक्ष थे? मैंने आपको बताया था, है ना, संघ और संघीय, इन दोनों के थे नहीं, संघ और संघीय के नहीं थे। नियम समिति और संचालन समिति थी जो आपकी, जिसको हमने संविधान सभा में संविधान बनाते वक्त जो समितियां बनाई थी उसके ये क्या थे? आपके अध्यक्ष रहे थे। आगे देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखिए वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई। किसके समय में 2 बार मतगणना हुई? तो वीवी गिरी के समय में 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ये खास पॉइंट ये वाला है कि वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि पहली बार जो है उनकी चुनाव में क्या हुई थी? हार हो गई थी। ठीक, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। और भारत की प्रथम जनजातीय और द्वितीय महिला राष्ट्रपति, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था भी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स और बताए थे, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह ने क्या यूज़ करा था? वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। ऐसा करने वाले वो पहले राष्ट्रपति थे। आगे देखिएगा राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ। तो देखिए कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे देखिए राष्ट्रपति किसी भी, देखिएगा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, है ना, घोषित कर सकता है। शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारतीय राजदूत तथा राजनयिकों, और उसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं, जिनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या आएगा? देखिए संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने,
तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। देखिए, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ये सब किसकी विधायी शक्तियां हैं? ये आपके जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी विधायी शक्तियां हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। यानी कोई भी विधेयक यदि पास हो जाता है तो वो कब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपने उस पर हस्ताक्षर ना कर दें। आगे देखिएगा, संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 स्थितियों की संभावना बनती है कि वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दें, यानी जो राष्ट्रपति हैं, जो उनके सामने विधेयक लाया गया है उसको वो स्वीकृति प्रदान कर दें, ठीक है, या वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट ना करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक है, कि वो ना तो हाँ करे ना करे और उसको अपने पास रख ले। दैट इज कॉल्ड योर पॉकेट वीटो। एंड ज्ञानी जैल सिंह जी, है ना, जो आपके ज्ञानी जैल सिंह जी जो हैं वो पहले आपके ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वह अब तीसरी कंडीशन क्या है? वह विधेयक को धन विधेयक ना होने पर, वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा विधेयक जो कि धन विधेयक ना हो उस पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है, ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। तो देखिए 3 स्थितियां संभव हैं, लेकिन यदि धन विधेयक होगा तो वो इसको वापस नहीं लौटा सकते। और कल मैंने आपको 4 प्रकार के विधेयक बताए थे और साथ ही मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिएगा, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है, मतलब जो विधेयक था, है ना, उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए बिना यदि फिर से राष्ट्रपति के सहमति के लिए उनके सामने पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, मतलब फिर वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं यदि फिर से कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक को छोड़ के यदि राष्ट्रपति जी के सामने पेश किया जाता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा, किस संदर्भ में? भारतीय डाक संशोधन के संदर्भ में। ये जो आपका विधेयक था इसके लिए उन्होंने कोई जवाब न देते हुए पॉकेट वीटो या जेबी वीटा का प्रयोग किया था, है ना, जेबी वीटो का। नेक्स्ट देखिए, नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। यानी ये जो विधेयक हैं, है ना, कौन से? नए राज्यों के निर्माण से रिलेटेड हों, सीमा परिवर्तन से संबंधित हों, धन विधेयक हों या संचित निधि से जो व्यय करने से संबंधित विधेयक होते हैं, इनको पेश करने से पहले जो आपके देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनसे पहले अनुमति ली जाती है, तभी इनको पेश किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति कला विज्ञान साहित्य, राष्ट्रपति कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा में विशेष अनुभव व ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। इसका वर्णन किस में है? 80 में, अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। राज्यसभा का वर्णन 80 में है ना, हमने कल पढ़ा था। तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा आदि में विशेष अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 12, ठीक। तो देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। अब देखिए, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है और या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है, और तब ही आपके जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश को जारी करने की शक्ति रखते हैं। इसका
इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। यह अध्यादेश, ये किसकी बात हो रही है, ये जो अध्यादेश है ना इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। जो यह अध्यादेश है जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा आपका पारित किया जाता है, तो ये जो आपका अध्यादेश है संसद के सत्र के दोबारा से शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्षमादान। ठीक है, क्षमादान मतलब जैसे मान लीजिए किसी को कोई फांसी वगैरह दे दी गई है, किसी ने कोई इतना जघन्य अपराध करा है कि उसको फांसी दे दी गई है, या मान लीजिए आजीवन कारावास दे दिया गया है, तो उस संबंध में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड को कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। मतलब यदि कोई अपराधी है और उसने अपनी क्षमादान के लिए याचिका लगाई है, तो हो सकता है राष्ट्रपति जी इसको मान लें, और मानने पर क्या होगा, या तो दंड को क्षमा कर दें जो भी उन्होंने दंड दिया है, या कम कर दें, या जहाँ तक उसने अपना भोग लिया है दंड वहाँ तक उसको वो जो है विराम लगा दें, या हो सकता है वो इसको रद्द कर दें, इस याचिका को, कि भाई हम इस पर नहीं क्षमादान देना चाहते हैं। तो दूसरी बार उस याचिका को नहीं दाखिल किया जा सकता है यदि एक बार जो है राष्ट्रपति जी इसको रद्द कर दे। आगे देखिएगा सैन्य अधिकार। ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के कौन होते हैं? सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि सर्वोच्च कमांडर होता है। तो देखिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, है ना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, यानी कि पानी में जो जहाज़ों वाली सेना होती है, नेवी, उसकी बात हो रही है, का सर्वोच्च कमांडर होता है। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे, वह थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। देखिए कितनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास कि वह थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब के प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है। कूटनीति शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन करता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के भाग 18 में, कौन से में? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। तो देखिएगा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार है, यानी 3 तरह की इमरजेंसीज जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती हैं। पहली आती है अनुच्छेद 352 में, फिर आपकी 356 में, फिर आपकी 360 में। चार छोड़ के हैं, देखिए 352, 356 और 360 में। 352 क्या है? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो क्या घोषित कर सकते हैं? कंट्री में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, तब भी वो घोषणा कर सकते हैं। तीसरा है वित्तीय आपात की स्थिति में। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 360 में आता है। आगे देखिएगा परामर्श की शक्ति। तो देखिएगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि जो देश के राष्ट्रपति हैं वो किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, है ना, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श तो ले सकते हैं, पर वो माने या ना माने इसके लिए वो बाध्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को अब एंड कर रही हूँ, और अब हमारा जो इसी में अगला टॉपिक आएगा वो आपका उपराष्ट्रपति आएगा, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।